जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे जीवों का वर्गीकरण, यानी आपका जो टॉपिक आज का होगा जीवों का वर्गीकरण, यानी जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जंतु हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया और क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको हम लोग समझेंगे। यदि आप इस चैप्टर को समझ लेते हैं, पूरा अंत तक देख लेते हैं, तो आपको एक बात जरूर क्लियर हो जाएगा कि जो बायोलॉजी है उसको आपको अध्ययन कहाँ तक करना है। अध्ययन करते हैं तो व्यवस्थित ढंग से कैसे कैसे आप अध्ययन करेंगे, किस किस चरण को आपको होकर गुजरना होगा, ये सारे रोड मैप आपके दिमाग में एक बार फिट हो जाएगा तो बायोलॉजी पढ़ने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो जो आपका जीवों का वर्गीकरण आज का हमारा जो टॉपिक है, तो वर्गीकरण क्या होता है। वर्गीकरण का मतलब यही हुआ कि बंटवारा होता है, यानी हिस्सा बखरा लगाना। जैसे आप एक ही घर में रहते हैं, फिर एक घर से संख्या जब लोगों की बढ़ती है तो आपस में ही बंटवारा करके दो घर बना लेते हैं। इसी तरह घर बढ़ते बढ़ते एक गांव का रूप ले लेता है। जैसे मान लीजिए जिस गांव में या जिस नगर पालिका में आप रहते हैं तो सिंगल आपका एक अलग घर है, आपके चाचा का अलग घर है, आपके जो हैं और भी दोस्त हैं उनका एक अलग घर है, आपके घर के जो प्रधान जी हैं उनका अलग घर है। सभी लोगों का एक अलग अलग घर है और सभी घरों की एक नंबरिंग होती है जिसका मकान संख्या बोला जाता है। लेकिन सम्मिलित रूप से सभी लोग रहते हैं एक ही ग्राम सभा में। लेकिन जब उस गांव को छोड़कर आदमी अपने ज़िले को छोड़कर दूसरे ज़िले में चला जाता है, अगर कोई उनसे पूछता है कि आपका घर कहाँ है, तो वो अपने गाँव का नाम न बता के सीधे बताते हैं कि मेरा फला जिला है, मैं इस ज़िले में रहता हूँ। तो ठीक इसी प्रकार से जो जीव जंतु हैं इनका भी वर्गीकरण किया गया। इनके लक्षण के हिसाब से इनको एक क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया गया और इनको इस तरह से व्यवस्थित किया गया कि जिस ग्रुप में, जिस संघ में यह जंतु रह रहे हैं उनका लक्षण समान है, क्राइटेरिया समान है। जैसे आप एक ही गांव में रहते हैं, ठीक इसी प्रकार से इनको भी एक व्यवस्थित कॉलम दिया गया और उसी कॉलम के हिसाब से इनको व्यवस्थित किया गया कि इस कॉलम का यह लक्षण है, इस कॉलम का यह लक्षण है और इस लक्षण के आधार पे इस ग्रुप में यह जीव जंतु रहेंगे। तो जो आपका वर्गीकरण है इसका मतलब आपको क्लियर हो गया कि बंटवारा करना की। तो यहाँ पे हम लोग जीव जंतु का बंटवारा करते हैं, घर का बंटवारा नहीं करते। तो बंटवारे की आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर में यह भी तो एक वजह है कि जीवों को वर्गीकरण क्यों किया गया। जैसे घर में जो संख्या लोगों की बढ़ जाती है, फैमिली आपकी बड़ी हो जाती है, तो फैमिली में भी बंटवारा हो जाता है। तो इसी प्रकार से इनका भी बंटवारा हुआ। जब फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो उसको व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए लोग अपना अपना अलग अलग सिस्टम बना लेते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। तो जो आपका वर्गीकरण है, वर्गीकरण का इसके भी अनेक तरह के आपके वजह हैं। तो इस वजहों को समझेंगे। जैसे लॉन्ग फैमिली में अनेक तरह के वजह आते हैं, मनमुटाव आता है, कुछ न कुछ कारण होते हैं, इसलिए लोग अलग हो जाते हैं। तो वर्गीकरण के भी कई कारण हैं। तो इसमें से जो आपका पहला कारण है, पहला कारण यह है कि अगर वर्गीकरण कर दिया जाए तो जो जीव जंतु है इनका जो क्रमिक विकास हुआ था, जीव जंतुओं का जो क्रमिक विकास हुआ था उस विकास का पता लग जाएगा कि कैसे कैसे जीवों का विकास हुआ है। तो पहला जो आपका कारण है, जीवों के जो जीव जंतु हैं इनके जो क्रमिक विकास है, जो क्रमिक विकास है इसका आपका पता चल जाएगा वर्गीकरण करने से। पहली वजह यह हुआ। दूसरा वजह यह हुआ कि अगर आप जीवों का अध्ययन करते हैं तो आपको समस्या होगी कि किस जीव का पहले अध्ययन करें, किसका क्या लक्षण है। तो अध्ययन की सुविधा के लिए, यानी आपकी जो स्टडी है, अध्ययन की सुविधा के लिए जो यह जीव जंतु हैं, अध्ययन की आपकी सुविधा के लिए इन जीव जंतुओं का भी वर्गीकरण किया गया। इसी के अलावा जो प्रयोगशाला में रखे जाते हैं जो जीव जंतु संवर्धन माध्यम में, यानी जैसे कोई जात विलुप्त हो चुकी है, जैसे डायनासोर के आज कंकाल मिलते हैं, उनको प्रयोगशाला में या म्यूजियम में रख दिया जाता है कि ये डायनासोर का अवशेष है। तो इनको एक क्रमबद्ध तरीके से रखा जाता है, ये नहीं कि जिसका मन करे जहाँ रख दें, तो ऐसा नहीं है। तो जो आपका प्रयोगशाला इसमें संवर्धन माध्यम में, संवर्धन का मतलब उनको सुरक्षित रखने के लिए, तो प्रयोगशाला में आपका संवर्धन माध्यम में रखने के लिए वर्गीकरण करना बहुत ही आवश्यक हो गया। इसके अलावा अगर आप किसी नए जीव जंतु या पादप की खोज करते हैं तो उसको किस स्थान पर रखेंगे, कहाँ रखेंगे, इसलिए इसका आवश्यकता पड़ी। यानी नए जीवों के खोज को स्थापित करने के लिए आपका वर्गीकरण करना आवश्यक है। ये तो है आपके कुछ मेन कारण वर्गीकरण का। तो वर्गीकरण मुख्य रूप से पहले प्रारंभ में, शुरुआत में जीवों का वर्गीकरण दो तरह से किया गया। जो पहला आपका वर्गीकरण था, वर्गीकरण का जो आपका पहला तरीका था, पहला आपका कृत्रिम वर्गीकरण था, यानी कृत्रिम वर्गीकरण था।
कृत्रिम वर्गीकरण में यह कहा गया कि जो जीव जंतु यानी ऐसे जीव जंतु जो स्थल पे रहते हैं, जो जमीन पे रहते हैं, उन जीवों को स्थली बोला गया, उन जीवों को स्थली बोला गया। और जो जीव जंतु पानी में रहते थे उन जीव जंतुओं को जली बोला गया। जैसे आपका मछली हो गया जली उनको जली जीव जंतु बोला गया। और जो जीव जंतु मनुष्यों के लिए लाभदायक रहे उन्हें लाभदायक जीव बोला गया, जो हानिकारक रहे उन्हें हानिकारक जीव बोला गया। जो परपोषी थे यानी दूसरे के ऊपर आश्रित रहते थे उन्हें परपोषी जीव बोला गया, कुछ को स्वपोषी भी बोला गया। तो इनके लिए कोई व्यवस्थित क्राइटेरिया नहीं थे। जो जीव जंतु जैसे थे उसको जिस तरह से उनकी लक्षण थी, जिस तरह से वो हमारे लिए या आपके लिए उपयोगी रहते थे, उस हिसाब से उनका नामकरण कर दिया गया। तो यह पद्धति जो है आपका ज़्यादा नहीं चला, इसको वैज्ञानिकों ने अमान्य कर दिया। फिर आते हैं एक और वैज्ञानिक। तो जो दूसरा तरीका आपका है, दूसरा तरीका जो आपका किया गया था प्राकृतिक वर्गीकरण। प्राकृतिक वर्गीकरण प्राकृतिक वर्गीकरण में जो किया गया तो इसमें एक वैज्ञानिक कहते हैं जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, उनका नाम है कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस साहब आते हैं और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया कैरोलस लिनियस ने एक पुस्तक लिखा, इसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। यानी इन्होंने जो पुस्तक लिखा इसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक इन्होंने लिखा। और इस पुस्तक में यानी इस किताब में इन्होंने 4236 जीवों के जातियों को उनके क्रमबद्ध तरीके से उन्हें वर्गीकृत किया। तो जो कैरोलस लिनियस है इन्हें टैक्सोनॉमी ऑफ मॉडर्न यानी जो आपकी वर्गीकरण की आधुनिक जनक है, कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण की आधुनिक जनक बोला जाता है, यानी फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। वर्गीकरण के आधुनिक जो पितामह है कैरोलस लिनियस को बोला जाता है। कैरोलस लिनियस, थोड़ा सा जीभ हमारा मूड नहीं रहा है तो ठीक है, हैबिट में आ जाएगा क्योंकि मैं अभी नया हूँ। तो कैरोलस लिनियस साहब ने सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक लिखा जिसमें इन्होंने 4236 पौधों के और जीव जंतुओं के जातियों को वर्गीकृत किया, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी बोला जाता है। अब हम लोग बात करते हैं, इन्होंने वर्गीकरण में 2 जगत प्रतिपादित किया, यानी वो जीवों को 2 जगत में विभाजित किया। पहला जो आपका जगत है तो पहला जगत इन्होंने कहा कि पादप जगत में इन्होंने वर्गीकृत किया, पादप जगत यानी प्लांट किंगडम। और दूसरा जो है आपका जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम। अब इन्होंने पादप और जंतु 2 जगतों में जब जीवों को विभाजित किया तो इसके लिए इन्होंने 3 क्राइटेरिया निर्धारित किया। 3 क्राइटेरिया के आधार पर इन्होंने वर्गीकृत किया। इनका जो आधार बनाए थे यानी इनका जो क्राइटेरिया था, तो पहला जो आपका क्राइटेरिया था इन्होंने पहले कहा कि जो जिन जीव जंतुओं में यानी इन्होंने आधार यह बनाया कि जिनमें क्लोरोफिल होते हैं और जो आपके स्वपोषी होते हैं, यानी जब क्लोरोफिल होगा तो वह स्वपोषी होगा और जब स्वपोषी होगा तो तुरंत खाना अपने आप बना लेगा। तो जो क्लोरोफिल के आधार पे इन्होंने वर्गीकृत किया, क्लोरोफिल के आधार पे। दूसरा जो है आपका सेल वाल और सेल वाल के आधार पे इन्होंने वर्गीकृत किया, तो जिसका सेल वाल जो है सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का, उसके आधार पर इन्होंने वर्गीकृत किया। और तीसरा जो इन्होंने क्राइटेरिया रखा तो तीसरा इन्होंने रखा गमन, यानी गमन मतलब लोकोमोशन, गमन एंड संवेदनशीलता के आधार पे। गमन का मतलब आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान तक टहलता है, और संवेदनशीलता जैसे आपके हाथ में मच्छर काट लेता है या सुई चुभ जाती है तो तुरंत झटका से हटाते हैं, मच्छर को तुरंत मार देते हैं, तो हमें संवेदनशीलता पता चल जाती है हमारे हाथ में मच्छर काट रहे हैं या सुई चुभ रही है। तो इन्हीं तीनों क्राइटेरिया के आधार पे इन्होंने 2 किंगडम में यानी 2 जगत में जीवधारियों को वर्गीकृत किया। पहला जो जगत है आपका पादप यानी प्लांट किंगडम, दूसरा आपका है जंतु जगत यानी एनिमलिया किंगडम। अब रही बात, यहाँ तक तो इन्होंने वर्गीकृत कर दिया। अब बात फंसती है कि कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो एक कोष की हैं और कुछ ऐसे हैं जो एक कोष की हैं और यूकैरियोटिक हैं। जैसे कि जो आपका कुछ ऐसे जीव हैं जो जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया और ब्लू ग्रीन एल्गी है और यह आपका बैक्टीरिया है। तो यह जो ऐसे जीव हैं यह एक कोष की हैं, लेकिन इनके अंदर जो इनकी कोशिका होती है उस कोशिका के अंदर डीएनए को घेरे रखने के लिए, डीएनए को कोशिका द्रव्य से अलग करने के लिए बैक्टीरिया अब ब्लू ग्रीन एल्गी में यानी जो शैवाल होते हैं
नीली हरी शैवाल होते हैं, इसमें आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, यानी इनका जो न्यूक्लियस होता है इनसिफिशिएंट अल्प विकसित न्यूक्लियस होता है। तो इस तरह की जो कोशिका होती है उस कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका बोला जाता है, प्रोकैरियोटिक। लेकिन यह जो जीव है यह यूनिसेलुलर है, लेकिन इसी के साथ कुछ प्रोटोजोन्स हैं, यानी जो प्रोटोजोआ वर्ग के जीव हैं, जैसे आपका अमीबा हो गया, जो आपका यूग्लिना हो गया। इस तरह के जो जीव हैं यह यूनिसेलुलर तो है ही है, यानी एक कोश की जीव हैं, लेकिन इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो उपस्थित पाया गया, यानी ये दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहते, स्वतंत्र अपनी स्वतंत्र अवस्था में जीवन जीने के लिए यह एकदम तैयार रहते हैं। तो यह जो इस तरह के जो जीव हैं इन्हें यूकैरियोटिक कहा गया। लेकिन जो ये कैरोलस लिनियस साहब ने जो अपना वर्गीकरण का सिद्धांत दिया, इसमें पादप जगत और जंतु जगत इन्होंने केवल 3 ही क्राइटेरिया लिया था। इस वजह से जो छोटे जीव हैं उनके लिए यह क्राइटेरिया अच्छे से फिट नहीं हो पाया। तो अब आगे हम लोग समझते हैं कि अब क्या होता है। कैरोलस लिनियस साहब के द्वारा जो आपको वर्गीकरण किया गया था, उस वर्गीकरण में बड़े जीव तो आसानी से फिट हो जाते थे, लेकिन जो छोटे जीव होते थे जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, यह जीव फिट नहीं हो पा रहे थे। तब इसके लिए एक और वैज्ञानिक आते हैं और उन वैज्ञानिक का नाम है अर्नेस्ट हैकेल, यानी जो हैकेल साहब हैं, हैकेल साहब ने उन छोटे जीवों के लिए एक अलग किंगडम यानी एक अलग जगत की स्थापना की। उस जगत का नाम था, यानी जो उन्होंने जगत की स्थापना की थी उस किंगडम का नाम था मोनेरा। इन्होंने एक मोनेरा किंगडम की स्थापना की। किसने किया? हैकेल साहब ने किया। अर्नेस्ट हैकेल साहब ने इसकी स्थापना की और इसमें इन्होंने बताया कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो प्रोटोजोन्स हैं, जो छोटे छोटे जीव हैं, उन जीवों को इन्होंने इस ग्रुप में रख दिया। इन्होंने बीजीए को रख दिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। इस ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है। इसी के साथ साथ इन्होंने जीवाणु को रखा। जीवाणु के साथ साथ इन्होंने प्रोटोजोन्स को भी रखा, प्रोटोजोन्स को भी इन्होंने रखा। फिर भी जो प्रोटोजोन्स थे यह है यूनिसेलुलर के साथ साथ यह जो जीव है यह जो जीव है यूकैरियोटिक है। लेकिन जो बीजीए और जो जीवाणु हैं यह आपकी यूनिसेलुलर हैं, लेकिन यह प्रोकैरियोटिक हैं। फिर भी इस जगत में यह जीव फिट नहीं हो पा रहे थे। और जो आपके प्रोटोजोआ हैं, इसमें कुछ ऐसे प्रोटोजोआ हैं जिनके जो जीव और पौधों से, यानी जंतु और पौधों से भी समानता रखते हैं और उनसे भिन्नता भी रखते हैं। यानी इन दोनों का पौधों और जंतुओं के अच्छे से इनकी जो संभावना है कि ये अलग हैं कि नहीं है, इसको वैज्ञानिकों के द्वारा विभेद नहीं किया जा सकता था, क्लियर नहीं किया जा सकता था। फिर क्या किए इन्होंने? फिर हैकेल साहब ने एक और जगत की स्थापना की। उस जगत का जो नाम है प्रोटिस्टा। ये प्रोटिस्टा, इस प्रोटिस्टा जगत में इन्होंने सभी प्रोटोजोआ को रखा, प्रोटोजोआ को इन्होंने रखा, जिसमें आपका अमीबा आता है, यूग्लिना आता है, पैरामीशियम आता है। जितने भी प्रोटोजोन्स हैं उन्होंने इन्हें प्रोटिस्टा में रखा था। इस तरह से अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा 2 जगत और दे दिया गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा। और पहले जो आपके लिनियस साहब थे प्लांटी और एनिमेलिया, यानी जंतु और पादप जगत उन्होंने दिया था, और मोनेरा और प्रोटिस्टा जगत इन्होंने दिया था। लेकिन बाद में कुछ और भी वैज्ञानिक आए और इस दोनों को, मोनेरा और प्रोटिस्टा को आपस में सम्मिलित करके एक और नाम दे दिया गया, प्रोटिस्टा नाम दे दिया गया। हालांकि इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। तो अब क्या होता है, फिर भी कुछ वैज्ञानिक संतुष्ट नहीं हुए। तो अब आते हैं एक नए वैज्ञानिक जिनका नाम है आर.एच. व्हाइटेकर साहब ने जीवों के वर्गीकरण के लिए एक सिद्धांत दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी जीवों की 5 जगत प्रणाली इन्होंने दिया। यानी जीवों को इन्होंने 5 जगत में वर्गीकृत किया और इसी वर्गीकरण को वैज्ञानिकों के द्वारा मान्यता दी गई है। अब हम लोग समझते हैं कि जो 5 किंगडम है, यानी 5 जगत वर्गीकरण। अब यह जो आपका वर्गीकरण है इसको हम लोग एक एक करके अच्छे से समझते हैं। तो इसको देने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है आर.एच. व्हाइटेकर। यह जो ससुरा है अमेरिका का रहने वाला था, आर.एच. व्हाइटेकर। लगभग आपकी 1850 के बाद ही इन्होंने, आर.एच. व्हाइटेकर ने
5 जगत किंगडम का वर्गीकरण किया था। जिस समय हम लोग गुलाम थे अंग्रेजों के अधीन, उस समय इन लोगों के द्वारा विज्ञान के नए नए क्षेत्रों में आविष्कार किए जा रहे थे। इसका जो पहला वर्गीकरण था, यानी जो फर्स्ट वर्गीकरण था, फर्स्ट जो किंगडम था आर.एच. व्हाइटेकर के द्वारा, इन्होंने फर्स्ट में मोनेरा को रखा। यानी जो मोनेरा किंगडम है, इसमें इस तरह के जीव आए जो एक कोशिकी थे। एक कोशिकी का मतलब इनका जो शरीर था केवल एक ही कोशिका से मिलके बना था, दूसरे कोशिका से नहीं मिलके बना था। एक कोशिकी, जैसे केवल एक ईंट को है, एक ईंट आप लेते हैं तो केवल आपका एक ही ईंट है, लेकिन एक ईंट के अलावा कई सारे ईंट आपस में जोड़ के एक मकान, एक दीवार बना देते हैं तो आपका एक मकान बन जाता है। तो इसी तरह से मोनेरा किंगडम में आर.एच. व्हाइटेकर ने एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेलुलर को रखा, और यह ऐसे जीव थे जिनमें जो कोशिकाओं में, इसके कोशिका में केंद्रक अल्प विकसित था, यानी केंद्रक विकसित ही नहीं था। तो इस तरह की कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका बोला जाता है। इसका जो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसमें जो है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे आपको साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है। इसी तरह आपका बैक्टीरिया भी आ जाएगा। तो ये तो है आपके मोनेरा किंगडम के एग्जाम्पल या इसके लक्षण। अब जो आपका दूसरा किंगडम था, तो दूसरा आपका प्रोटिस्टा ही था। प्रोटिस्टा कहीं कहीं आपसे पूछा जाएगा कि प्रोटिस्टा नाम किसने दिया था, तो प्रोटिस्टा जो नाम है वो अर्नेस्ट हैकेल साहब ने दिया था। अब इसमें इन्होंने आर.एच. व्हाइटेकर साहब ने प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर तो रखा। यूनिसेलुलर का मतलब एक कोशिकीय जीव को रखा, लेकिन इन कोशिकीय, यह जो आपके एक कोशिकीय जीव थे, यानी इनका भी टोटल जो शरीर है केवल एक ही कोशिका से मिलके बना था। और इसमें इन कोशिकाओं में यूनिसेलुलर जो आपके जीव थे, इनके जो कोशिका थी, उस कोशिका में इनके जो न्यूक्लियस थे यानी जो केंद्रक थे वो पूर्ण रूप से विकसित थे, यानी वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए एकदम काफ़ी थे, वो तैयार थे। तो इसमें एक कोशिकीय जीव है, और इसमें जो आपका है तो यूकैरियोटिक कोशिका है, यानी जिस कोशिकाओं में आपका न्यूक्लियस होता है उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और इसमें कुछ आपके परपोषी भी थे, कुछ आपके स्वपोषी थे, दोनों तरह के इसमें जीव पाए गए। स्वपोषी का मतलब स्वयं भोजन बना लेते हैं, और जो आपका परपोषी है तो ये दूसरे पे आश्रित रहते हैं। इसमें जो आपका एग्जाम्पल आ जाएगा, एग्जाम्पल इसमें जो आपका अमीबा हो गया, आपका यूग्लिना हो गया, आपका पैरामीशियम हो गया। इस तरह के जो आपके जीव हैं, यह आपके पैरामीशियम हो गया। इस तरह के जो आपके जीव हैं प्रोटिस्टा में है। अब जो आपका तीसरा इन्होंने एक फंगी जगत की स्थापना किया, फंगी जगत की, यानी इसे हिंदी में कवक किंगडम कवक यानी पादप कवक की स्थापना की। अब देखिए, यह जो आपके फंगस हैं, ये इनकी ऐसी संरचना है, ऐसी कार्यकी है, इनकी मार्फोलॉजी यानी आकार की शरीर की ऐसी बनावट है, यह न तो जीवों से मिलते हैं न ही पौधों से मिलते हैं। इस वजह से व्हाइटेकर साहब ने कवक को एक अलग जगत में रखा जिसे फंगी नाम दिया। और फंगी का इनका जो लक्षण है, इनका जो शरीर है, यहाँ से शरीर जो मल्टीसेलुलर का मतलब बहुकोशिकीय, यानी इनका जो शरीर है कई कोशिकाओं से मिलके बना होता है। जैसे आप दीवार बनाते हैं तो एक ईंटों से आपका दीवार नहीं बनेगा, कई ईंट आप एकत्रित में करके जोड़ते हैं तब जाकर आपका एक दीवार बनता है। ठीक इसी प्रकार से फंगी का जो शरीर होता है, यहाँ मल्टीसेलुलर होते हैं, और यह आपकी यूकैरियोटिक कोशिका होती है। यूकैरियोटिक का मतलब ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक एकदम विकसित होता था। तो इसके लिए जो आपका एग्जाम्पल आ जाएगा, जैसे आपका राइजोपस हो गया, और इसी के साथ साथ जो आपका नेक्स्ट है पेनिसिलियम। दोस्तों, एक गलती हो गई थी, जब मैं ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में जब पढ़ा रहा था, तो उस वीडियो में मैंने पेनिसिलियम से एक आपकी एंटीबायोटिक प्राप्त की जाती है, उसका नाम है पेनिसिलिन। तो जो आपका पेनिसिलिन है उसमें मैंने बता दिया था कि पेनिसिलियम नाटेटम नामक बैक्टीरिया नहीं होगा। जो पेनिसिलिन है वो पेनिसिलियम नाटेटम नामक फंगी से, कवक से प्राप्त किया जाता है। जो प्रयोगशाला स्तर पर प्राप्त किया जाता है पेनिसिलिन, तो पेनिसिलियम नाटेटम नामक फंगी से प्राप्त किया जाता है। लेकिन जब औद्योगिकरण के रूप में यानी इसका इंडस्ट्री के तौर पे जब प्राप्त किया जाता है तो पेनिसिलियम काम्बेबर्टी नामक फंगी से पेनिसिलिन को प्राप्त किया जाता है। पेनिसिलिन की जो खोज किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने किए थे, और ये दुनिया की फर्स्ट एंटीबायोटिक दवा खोजी गई थी। तो उस वीडियो में मैंने गलती से उसको बोल दिया था। अब आगे हम लोग समझेंगे कि तीसरा तो हो गया आपका मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंगी हो गया। अब बचा आपका प्लांटियो एनिमिलिया। इसके क्या लक्षण है
देखते हैं। दोस्तों जो आपका अगला किंगडम है, यानी नेक्स्ट जो आपका किंगडम है, चौथा जो आपका किंगडम है, तो यह आपका प्लांटी है। प्लांटी मतलब आपकी जो पादप किंगडम है, पादप जगत है। तो पादप जगत में व्हाइटेकर ने उन जीवों को रखा। पौधे भी एक प्रकार के जीव हैं जिसके बारे में अगर आपको जानना है कि कैसे यह जीव हैं, किस कारण से इन्हें जीव कहा जाता है, इसके बारे में मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है, जो कि आपका जीव विज्ञान एक परिचय के नाम से आपका मिल जाएगा मेरे चैनल पे। वहाँ से आप देख सकते हैं कि जीवों के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो जो आपके पादप जगत हैं, पादप जगत में जो इन्होंने रखा, तो ये आपके मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय होते हैं। इनका शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और इसमें जो है यूकैरियोटिक होते हैं। यह भी आपके यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब इसमें केंद्रक पाए जाते हैं, पूरा विकसित केंद्रक पाए जाते हैं। इसी के अलावा इनकी जो सेल वाल होती है, इनमें आपका सेल वाल पाया जाता है और सेल वाल जो है यह आपका एक कठोर होता है जो उस पौधे को, उस जीव को सुरक्षा प्रदान करता है। और यह जो आपका सेल वाल है तो सेलुलोज से मिलकर बना होता है। इसी के अलावा जो आपके प्लांटी किंगडम के जो जीव हैं वह स्वपोषी होते हैं, यानी आपके ऑटोट्रॉफी होते हैं। स्वपोषी, स्वतः भोजन बना लेते हैं, क्योंकि इनमें पर्णहरिम पाया जाता है। इसी वजह से तो इसमें जो आपके सारे पेड़ पौधे हैं यह सब आपके प्लांटी किंगडम में आ जाएंगे। अब जो आपका पांचवा किंगडम है, पांचवा आपका एनिमेलिया का जो आपका लक्षण है, तो एनिमेलिया जो किंगडम है, देखिए दोस्तों, अब आपको पादप और एनिमेलिया, इसी को पूरे बायोलॉजी में इसी को सबसे ज़्यादा विस्तृत रूप से पढ़ना होगा। आधी से ज़्यादा किताब इन्हीं दोनों विषय पे लिखे गए हैं। और आगे जो मैंने पहले आपको बताया कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, तो उसके बारे में बता दूंगा कि उसमें क्या क्या पढ़ने होते हैं। तो जो आपके एनिमेलिया है यह भी आपके बहुकोशिकीय होते हैं, यह भी आपके बहुकोशिकीय होते हैं और इनका भी आपका यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक मतलब इसमें भी केंद्रक डेवलप होता है। जब सेल चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक के बारे में पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यूकैरियोटिक होते हैं और इसी के साथ साथ इसमें कोई सेल वाल नहीं पाया जाता है। इनके जो कोशिका होती है उनमें सेल वाल नहीं पाए जाते हैं और साथ ही यह परपोषी होते हैं। परपोषी का मतलब यह दूसरे पे भोजन के लिए दूसरे पे आश्रित हो जाते हैं। जैसे हम लोग हो गए, मनुष्य हो गए, गाय हो गया, भैंस हो गए, बकरी हो गया, जो भी आपके जीव जंतु हैं जो पेड़ पौधों पे आश्रित होते हैं खाना खाने के लिए, वह आपके परपोषी होते हैं और यह आपकी एनिमल किंगडम में आएंगे। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन इसी के साथ साथ अब हम लोग समझते हैं कि इस जगत की क्या विशेषताएं रही हैं, यानी आदेश व्हाइटेकर के द्वारा जो आपको वर्गीकरण किया गया इसकी क्या विशेषताएं हैं और क्या इसकी कमियां हैं। तो विशेषताएं में जो आपकी इसकी पहली विशेषता है, जो आपकी पहली विशेषता है, विशेषता में हम लोग देख लेते हैं। विशेषता में तो जो आपकी इसकी पहली विशेषता है इस किंगडम की, इन्होंने जो आपके जीवों के जो कर्मिक विकास था, जीवों का जो कैसे कैसे जीवों का कर्मिक विकास हुआ उसको इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया। जीवों का कर्मिक विकास के लिए इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया। कर्मिक विकास मतलब जैसे इन्होंने पहले मोनेरा किंगडम को रखा तो उसमें बैक्टीरिया हो गए, आपका बीजीए हो गया, माइकोप्लाज्मा आ जाते हैं, तो उनमें जो आपके अल्प विकसित केंद्रक था। लेकिन जो आपका प्रोटिस्टा है उसमें यूनिसेल्युलर वो भी हैं लेकिन उनमें सुकेंद्रित यानी यूकैरियोटिक हैं, यानी उसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित है। फिर इन्होंने फंगी को रखा, फंगी में आपका मल्टी सेलुलर हो गए, यानी एक क्रम के रूप में जीवों का विकास हुआ। तो इस तरह से इन्होंने रखने में सफलता पाई। इसी के साथ जो फंगस है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जो कवक है इनकी आकारिकी ऐसी यानी इनकी बनावट संरचना कुछ इस प्रकार की है, इस तरह की है कि फंगी को न तो उसे जंतु जगत में न ही उसे पादप जगत में रखा, इसलिए इन्होंने उसके लिए एक अलग जगत की स्थापना कर दी जो फंगी है। तो फंगी के लिए इन्होंने एक अलग जगत की स्थापना की थी। दोस्तों फंगी में एक चीज़ भूल गया था कि फंगी में सेल वाल होता है और इनमें जो सेल वाल होता है वो काइटिन का मिल के बना होता है, और इसी के साथ साथ फंगी में माइसिलियम पाए जाते हैं। माइसिलियम मतलब एक कवक जाल भी पाया जाता है। तो इसको आप लोग ऐड कर लीजिएगा, ध्यान से कर गया था। पहला, दूसरा, तीसरा जो इनकी विशेषता थी, तीसरा विशेषता इनकी यह थी कि योगा कर्मिक विकास हो गया, फंगी को इन्होंने एक अलग उसमें रख दिया। हाँ, और इन्होंने एक काम और किया था कि
जो कुछ ऐसे जीव थे जिन्हें न तो जंतु कहा जा सकता था, न इन्हें पादप कहा जा सकता था, दोनों में भिन्न थे और यह दोनों के लक्षण प्रदर्शित करते थे। इसलिए इन्होंने एक अलग जगत प्रोटिस्टा की स्थापना कर दी। प्रोटिस्टा में इन्होंने प्रोटिस्टा में अमीबा युगलिना इस तरह के जीवों को इन्होंने रखा जो प्रोटोजोन से, जैसे कि जो आपका युगलिना है ये बहुत खतरनाक है और खचरा है, इसके पास दोनों अस्त्र हैं, दोनों हथियार हैं, किसी से भी आपका गला काट सकता है। जब यह प्रकाश की उपस्थिति में रहता है तो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, CHL क्लोरोफिल की मदद से यह भोजन बनाता है। जब यह प्रकाश नहीं पाता है तो यह ससुरा क्या करता है कि छोटे छोटे जीवों का यह भक्षण करता है, यानी मांसाहारी करता है, दूसरे जीव को खा के अपना पेट भरता है। तो इस वजह से जो है व्हाइटेकर साहब थे, इन्होंने एक अलग जगत में प्रोटिस्टा में अमीबा युगलिनिया प्रोटोजोन्स को रखा था। ये तो रही इनकी वर्गीकरण की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब व्हाइटेकर साहब के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया था उसकी जो प्रमुख कमियां थी, इन कमियों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो जो आपकी कमियां थी, जो पहली कमी यह था कि इन्होंने जीवों का जो वर्गीकरण किया था इसमें क्रमिक विकास तो दर्शाता था लेकिन जातीय विकास नहीं दर्शाता था, यानी एक जगत में इन्होंने अलग अलग जाति को रख दिया। तो इन दोनों जो वर्गीकरण है इनमें जो जाति थे उनमें समानता नहीं दर्शाती थी। जैसे इन्होंने मोनेरा किंगडम में, इन्होंने मोनेरा में क्या किया, इन्होंने मोनेरा में शैवाल को भी रखा, शैवाल को रखा और इसी के साथ है इन्होंने अगले जो किंगडम था, जो प्रोटिस्टा थी, उनमें एक केस की, जैसे मोनेरा में इन्होंने क्या कहा था कि इसमें केवल एक कोष की जीव जंतु रहेंगे, और लेकिन इन्होंने ईस्ट जो है, ईस्ट आपका एक कोष की फंगी है तो इन्होंने उन्हें फंगस किंगडम में रख दिया। इसी तरह बहुकोष की जो फंगी थे उन्होंने उन्हें प्लांटी में रख दिया। इस तरह से जो इनका वर्गीकरण का जो पैमाना था वो गलत सिद्ध हुआ। तो यह थी आपकी वर्गीकरण की कमियां। अब इसके बाद क्या होता है, कुछ वैज्ञानिक और आते हैं और यह क्या कहते हैं, इनके जो 5 जगत वर्गीकरण है, इनको वर्गीकरण में इनका एक और नया मोड़ देते हैं जिसे बोला गया 6 जगत वर्गीकरण, यानी 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो 6 किंगडम को देने वाले जो वैज्ञानिक थे इनका नाम था W. वुज और कैंडिलर और आपका विलियर्स, यानी इन्होंने जो वर्गीकृत किया 6 किंगडम का, यानी जो 6 किंगडम था वर्गीकरण करने का, तो इनमें जो वैज्ञानिक आए 6 किंगडम के लिए, पहले का नाम था वुज, दूसरे का नाम था कैंडलर और तीसरे वैज्ञानिक जो थे उनका जो नाम था विलियर्स। इन्हीं तीनों वैज्ञानिकों के द्वारा 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया। इन्होंने क्या किया, जो व्हाइटेकर साहब ने मोनेरा जगत को रखा था, इन्होंने मोनेरा जगत को 2 वर्गों में विभक्त कर दिया। पहला आपका है यू बैक्टीरिया और दूसरे को इन्होंने आर्की बैक्टीरिया। इस वर्गों में इन्होंने दो जगतों में इसे विभक्त कर दिया। तो इसलिए मोनेरा टूट के 2 जगत में हो गया, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में बहुत ही पुराने बैक्टीरिया आते थे जो दांतों में सड़न पैदा करते हैं और किसी भी स्थान पर रह सकते हैं। वो ऑल वर्ल्ड पे कहीं भी पाए जाएंगे, गर्मी में, ठंडी में, बरसात में, हर जगह। और आर्की बैक्टीरिया रख दिया। तो इस तरह से बाकी जो आपका अगला बचता है वो सब सेम था। तो अब हम R.H. व्हाइटेकर के द्वारा जो 5 जगत वर्गीकरण दिया गया है इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, इसको हम लोग एक ग्राफ से समझ लेते हैं कि इस ग्राफ से एकदम बिल्कुल आसानी से आपके इसके कैरेक्टर के बारे में समझ में आ जाएगा। तो जो आपके केंद्रक, पहला हम लोग कैरेक्टर देखते हैं केंद्रक के हिसाब से। तो जो मोनेरा जगत के जो आपके जंतु हैं उनमें जो केंद्रक है ये नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें अल्प विकसित कहा गया इनके केंद्रक को, और यह आपके प्रोकैरियोटिक के अंदर आते हैं। लेकिन प्रोटिस्टा में केंद्रक पाए गए, फंगी में केंद्रक पाए गए, प्लांटी में केंद्रक पाए गए, एनिमेलिया में भी केंद्रक पाए गए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि माइटोकांड्रिया और अन्य कोशिकांग। तो जो माइटोकांड्रिया है, जो कोशिका की ऊर्जा गिरी है, तो आपके मोनेरा जगत के जीवों में पाए जाते हैं कि नहीं, तो इस जीवों के जगत में नहीं पाए जाते हैं। वहीं पे जो आपके प्रोटिस्टा है तो प्रोटिस्टा में भी आपके पाए जाते हैं, प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं, फंगी में भी आपके पाए जाते हैं, प्लांटी में भी पाए जाते हैं, एनिमेलिया में भी आपके माइटोकांड्रिया और अन्य कोशिकांग पाए जाते हैं। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण जो आपका तीसरा कैरेक्टर है, तो जो मोनेरा जगत के जीव जंतु हैं इसमें कुछ के द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है और कुछ के द्वारा नहीं किया जाता है। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, जो यानी जो शैवाल होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, तो कुछ शैवालों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। तो इसमें कुछ में
कुछ में पाया जाता है, कुछ में पाया जाता है। जो प्रोटिस्टा है इसमें भी कुछ में पाया जाता है। प्रोटिस्टा में जैसे कि आपका यूग्लिना है तो उसमें पाया जाता था ना, तो कुछ में पाया जाता है। फंगी में नहीं पाया जाता है। प्लांटिन बिल्कुल पाया जाता है। एनिमलिया में यानी जंतुओं में आपका प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन नहीं बनता है। अब जो आपका चौथा है तो गमन यानी लोकोमोशन, कौन चल सकते हैं कौन नहीं चल सकते हैं। तो जो आपके मोनेरा जगत के कुछ जीव हैं, कुछ जंतु हैं, वे चल सकते हैं। इसी तरह प्रोटिस्टा के भी कुछ हैं वो चल सकते हैं। फंगी के भी कुछ ऐसे जीव जंतु नहीं, फंगी के नहीं चलते हैं, यह नहीं चलते हैं यानी ये लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं। और जो आपका प्लांटी है ये तो बिल्कुल, पेड़ पौधे कहाँ घूमते हैं, एक ही जगह जड़ें उनकी अस्थायी रहती है, वो कहीं चल नहीं पाते हैं, तो यह भी गमन नहीं करते हैं। लेकिन जो एनिमल हैं, जो एनिमलिया किंगडम के जंतु हैं वो गमन कर सकते हैं, वो चल सकते हैं। इसके अलावा अब आकारिकी यानी शरीर की बनावट के हिसाब से देखते हैं कि शरीर उनका कैसे बना है। तो जो मोनेरा जगत के जंतु हैं यह एक कोशिकी हैं, यानी इनका जो शरीर है एक कोशिका का, ये पूरा शरीर एक ही कोशिका में सम्मिलित है और एक ही कोशिका में सारी कार्रवाई इनकी हो जाती है। प्रोटिस्टा के भी एक कोशिकी हैं, लेकिन जो आपका फंगी के हैं यह आपके बहुकोशिकी हैं, यानी कई कोशिकाओं से मिलकर इनका शरीर बना है। प्लांटी भी आपके बहुकोशिकी हैं और एनिमिलिया के भी जो जीव जंतु इनका भी शरीर है वह कई कोशिकाओं से मिलकर मल्टी सेलुलर हैं, यानी बहुकोशिकी हैं। वहीं पे अब हम लोग सेल वाल की बात करते हैं कि इन जगत के कोशिकाओं में, इन जगत के जीवों में सेल वाल पाया जाता है कि नहीं। तो सेल वाल जो है इनमें जो फंगी हैं इसमें पाया जाता है, और जो आपके प्लांट किंगडम है यानी जो पेड़ पौधे हैं इनकी कोशिकाओं में सेल वाल पाया जाता है। बाकी जो आपका है सभी कोशिकाओं में सेल वाल नहीं पाए जाते हैं। तो ये तो रही आपकी 5 जगत वाली, जो आपकी 5 जगत वाली RH व्हाइटेकर साहब ने, जो आपका RH व्हाइटेकर साहब ने जो आपका वर्गीकरण दिया है उसका एक ग्राफ है। अगर आप इस ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ऐसे याद करते हैं तो आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि अब मुद्दे की बात होगी कि आप पढ़ाई कैसे करेंगे, यानी ये जो आपका किंगडम का वर्गीकरण हुआ है, इन किंगडम में किन किन चीज़ों को आपको पढ़ना है, बॉटनी में क्या पढ़ना है, जूलॉजी में क्या पढ़ना है, इसको हम लोग एक चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। दोस्तों RH व्हाइटेकर के द्वारा जो आपकी 5 जगत वर्गीकरण दिया गया है इसमें आपको अध्ययन कहाँ तक करना है इसको मैं आपको बताता हूँ। तो जो आपका पहला जगत है मोनेरा मुख्य रूप से आपको जो बैक्टीरिया है यानी जो जीवाणु है इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। तो बैक्टीरिया के बारे में इस चैप्टर को मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है, आप चैनल पर जाके वीडियो को एक एक करके देख सकते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट है तो जो आपका प्रोटिस्टा में आपको जो प्रोटोजुआ है, जैसे आपका अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, इन सब का आपका अध्ययन करना है। अब जो आपका नेक्स्ट है तो जो फंगी है, फंगी में जो आपका कवक है तो इसको आपको पढ़ना है। अब जो आपका उसके बाद जो नेक्स्ट है तो जो आपका प्लांट किंगडम है, तो प्लांट किंगडम में आपको कहाँ तक पढ़ना है, इसका वर्गीकरण कैसा है इसको हम लोग देखते हैं। यानी जो आपका पहला है, चौथा जगत है पादप जगत, यह जो आपका चौथा जगत है पादप जगत, इसको हम लोग वर्गीकृत करते हैं। तो जो पादप जगत है इसे पहले 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला जो आपका भाग है, पहले को जो आपको कहा जाता है क्रिप्टोगेमी, क्रिप्टोगेमी, यानी यह जो हिंदी में इसे कहेंगे अपुष्पोद्भिद, यानी इस वर्ग के, यानी इस जगत के, यानी जो यहाँ के पौधे हैं जगत है, तो इस जो उप जगत के जो पौधे हैं इन पौधों में अपुष्पोद्भिद, यानी इसमें फूल नहीं पाया जाएगा, पुष्प नहीं पाए जाएंगे। इसे हिंदी में पुष्पोद्भिद, थोड़ा सा हिंदी में टफ है तो अंग्रेजी आप लोग याद रखिएगा। अपुष्पोद्भिद यानी इसके जो अंतर्गत जो पौधे आएंगे उसमें फूल नहीं पाया जाएगा, पुष्प नहीं पाए जाएंगे। और दूसरा आपका है फेनरोगेमी, फेनरोगेमी जो आपका हिंदी हो जाएगा पुष्पोद्भिद का मतलब इन पौधों में पुष्पोद्भिद, इन पौधों के पत्तियों में, यानी इन पौधों में फूल पाया जाएगा, इसलिए पुष्पोद्भिद है। अब जो आपका क्रिप्टोगेमी है यानी अपुष्पोद्भिद है, इसके भी आपके 3 भाग हैं, यानी 3 पार्ट हैं। पहला जो है आपका थैलोफाइटा है, थैलोफाइटा है। दूसरा जो है आपका ब्रायोफाइटा है। और तीसरा जो आपका है टेरिडोफाइटा
फाइटर। इन सबको आपको एक एक करके विस्तृत रूप से पढ़ना है। तो जो आपका थैलोफाइटा, इसमें आपके 3 तरह के पौधे आएंगे। 3 तरह के जो पौधे आएंगे, पहला जो आपका होगा शैवाल हो गया, पहला आपका शैवाल हो गया, दूसरा जो है आपका कवक हो गया, तीसरा जो है आपका लाइकेन हो गया। तो इन सबको भी आपको अध्ययन करना है। तो यह तो रही आपकी क्रिप्टोगेमिका यानी अपुष्पोद्भिद के। इन सभी पौधों में कोई भी फूल वगैरह नहीं पाए जाते हैं। अब जो फेनरोगेमी है, पुष्पोद्भिद है, इसको हम लोग समझते हैं। इसमें 2 तरह के आपके पौधे पाए जाएंगे, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। जो आपका एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म, और दूसरा जो आपका है जिम्नोस्पर्म। तो जो आपका एंजियोस्पर्म है, इसका जो आपका हिंदी हो जाएगा नग्न बीजी, यानी इस कैटेगरी के जो पौधे आएंगे नग्न बीजी, इनमें बीज तो पाया जाएगा, लेकिन इनके बीज के ऊपर कोई भी कवर नहीं होगा, कोई आवरण नहीं होगा, उसको ढकने का कोई आपके पास कॉलम नहीं होगा, ऐसे ही पाए जाएंगे। यानी एंजियोस्पर्म नग्न बीजी, इनके बीज को ढकने के लिए कोई कवर, कोई छिलका नहीं होगा। लेकिन जो आपके जिम्नोस्पर्म के पौधे हैं, यह आपके आवृत बीजी हैं, इन्हें आवृत बीजी बोला जाता है। यानी इनके जो बीज हैं, इनके बीज को ढकने के लिए इन पौधों में एक कवर पाया जाएगा। जैसे आपका आम है, आम का जो बीज होता है, बीच में जो कुसली होता है, उस कुसली को ढकने के लिए ऊपर से आपका आम के गुद्दे लगे रहते हैं। तो उस तरह के जो पौधे हैं आवृत बीजी होते हैं। जो आवृत बीजी पौधे हैं, यह भी आपके 2 तरह के पौधे होते हैं। एक आपका मोनोकाट होता है, एक आपका डाइकाट होता है। तो जो आपका मोनोकाट है, मोनोकाट का मतलब एक बीजपत्री, और जो आपका डाइकाट है यानी आपका द्विबीजपत्री। तो यहाँ तक आपको जो आपका प्लांट किंगडम है, यानी जो आपका बॉटनी है, जो वनस्पत विज्ञान है, इसमें आपको प्लांट किंगडम में यह सारी चीज़ें आपको अध्ययन करना होगा, तभी जाकर आपका जो बॉटनी है वो कंप्लीट होगा। अब आगे हम लोग समझते हैं कि जो जूलॉजी यानी जो जंतु विज्ञान है, इसका वर्गीकरण कैसे किया गया। इसके ग्राफ को हम लोग देखते हैं और उसमें देखेंगे किस किस का आपको अध्ययन करना होगा। दोस्तों, जो आपका 5वां जगत है यानी किंगडम एनिमलिया है, इसका वर्गीकरण कैसे किया गया, और इसको वर्गीकरण एक लंबा प्रोसेस है। इसको कैसे याद रखेंगे, इसमें आपका लगभग 10 से 11 फाइलम है, इसको सभी को याद रखना है, जो कि आपका एक क्रमिक है, यानी जीवों का जैसे जैसे विकास हुआ उसी हिसाब से इसको वर्गीकृत किया गया है। इसको हम लोग समझते हैं। तो जो आपका जंतु जगत है, इसमें 2 आधार मान के वर्गीकरण किया गया। पहली आपकी कोशिक संरचना के आधार पे, यानी ऐसे जीव जिनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है और वह कोशिकीय स्तर पे ही है, उससे ज़्यादा उनका विकास नहीं हो पाया है, तो ऐसे जीव हैं। और उसके अलावा ऐसे जीव हैं जिनका टिश्यू यानी उत्तक स्तर पे विकास हुआ है, और उत्तक से आपका अंग बनते हैं और अंग से आपका शरीर बनते हैं। तो इस तरह के हैं। तो जो आपका उत्तक वाला, इसमें आपका सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री यानी असममितित। इसको हम लोग बाद में समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। केवल यहाँ हम लोग देखते हैं कि जंतु जगत का वर्गीकरण यानी इनको कितने फाइलम में बांटा गया है, जो कि आपका पूरा सिलेबस के हिसाब से इसको हमें पढ़ना है। तो जो आपका इसको याद करने के लिए जो आपका ट्रिक है, तो पोल पर शीशे व टीन की प्लेट से इश्क में अनु आदित्य मोबाइल इकट्ठा कर हमेशा कैट देखते हैं, यानी कैट में बिल्ली देखते हैं। इस ट्रिक से हम लोग एक एक करके याद करते हैं। तो जो आपका फर्स्ट है, फर्स्ट जो आपका पोल है, पोल यानी फर्स्ट जो आपका फाइलम है, ये सब आपका फाइलम है। जब वही टैक्सोनॉमी यानी एक आपका आएगा टैक्सोनॉमी, जिसमें आपका चैप्टर आएगा जिसमें आपका फाइलम है, एक किंगडम है, फाइलम है, फिर आपका स्पीसीज है, ऑर्डर है, और इस तरह जीनस वगैरह भी आएंगे। तो उसके क्रम को भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। तो जो आपका फाइलम में जो आपका पोल है, पोल से आपका हो जाएगा पोरीफेरा, यह आपका पोरीफेरा है। और इस वर्ग के जो जंतु हैं, इनका जो शरीर है वो कोशिकीय स्तर का है, उससे ज़्यादा डेवलप हो ही नहीं सका है। और पोरीफेरा का मतलब इनके जो शरीर है, इनके शरीर में छिद्र होते हैं, यानी पोर होते हैं, पोर जिसे छिद्र बोला जाता है। तो इस तरह के जो जीव हैं पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। अब जो आपका दूसरा फाइलम है, पोल पर शीशे से मतलब सिलेंट्रेटा, इसे सिलेंट्रेटा, यह आपका सिलेंट्रेटा फाइलम हो गया। तीसरा जो आपका है शीशे और टीन से टीनोफोर, इसको आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो आपका अगला नेक्स्ट है टीन की प्लेट से, प्लेट मतलब प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज आपका फाइलम है। अब जो आपका नेक्स्ट फाइलम है इश्क से एस्केहेल्मिन्थीज,
एसके हेलमिन्थीज आपका हो गया 5। अब आपका जो है नेक्स्ट है छठा जो आपका फाइलम है अनु से आपका एनिलीडा हो गया, एनिलीडा हो गया। और जो आपका 7वां है आदित्य से आपका आर्थ्रोपोडा हो गया, आर्थ्रोपोडा जो इस समय खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी CJP। तो जो आपके आर्थ्रोपोडा फाइलम है इसी के अंतर्गत जो आपके कॉकरोच हैं आते हैं। अब जो आपका मोबाइल है, मोबाइल से जो हो आके मोलस्का मतलब इसमें जो आपका घोंघा आते हैं, जो आपके घोंघा है वह आते हैं, यानी पहले आते हैं इकट्ठा से इकाइनोडर्मेटा हो गया आपका इकाइनोडर्मेटा। इस तरह के जो आपके जीव हैं इसमें आते हैं, इकाइनोडर्मेटा हो गया। और हमेशा से आपका हेमिकार्डेटा यानी 10वां जो आपका हो गया हेमिकार्डेटा, यानी ऐसे जीव जंतु जिसमें जो रीढ़ की हड्डी है, जो आपकी मेरुरज्ज है वह अल्प विकसित है, विकसित हो रहा है, इसमें अल्प विकसित वाले हेमिकार्डेटा यानी उसमें वर्टिब्रेट्स है, रीढ़ की हड्डी पाई गई लेकिन पूर्ण रूप से मैच्योर नहीं पाएगी। और जो आपका 11वां है कार्डेटा, इसमें ऐसे जीव जंतु हैं जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई गई यानी मेरुरज्ज पाई गई। जो कार्डेटा है इसे 5 भागों में इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। पहला जो आपका हो गया, पहला जो है आपका फिशेस है, फिशेस यानी जो मछली है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद मछली से एम्फीबिया हो गया। ये एम्फीबिया का मतलब ऐसे जीव जंतु जो आपके पानी में भी पाए जाते हैं और आपकी ज़मीन पे, जैसे आपका मेढक हो गया। इसके बाद जो क्रमिक विकास हो गया एबीज का मतलब अंडा देने वाले जो जीव जंतु हैं, जैसे आपका अंडा यूज हो गए जो अंडा देते हैं। इसके बाद जो है आपका रेप्टाइल्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गया। और एबीज में जो आपका मगरमच्छ है जो पानी में भी पाया जाता है और पानी में भी रहता है और स्थल पे भी रहता है, लेकिन यह अंडा देता है। तो एबीज में अध्ययन करेंगे। और रेप्टाइल्स के बाद जो है आपका मैमल्स मतलब स्तनधारी, ऐसे जीव जो दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को। तो यहाँ तक हम लोग जूलॉजी जो है उस जूलॉजी में इन सारे फाइलम को 1 से लेके हम लोग 11 तक का अध्ययन पूरा विस्तृत रूप से एक क्लास में करेंगे। तो यहाँ तक आप सभी लोगों को बड़े ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपका प्लांट किंगडम में यानी बॉटनी में और जूलॉजी में कहाँ तक अध्ययन करना है और बायोलॉजी का कहाँ तक अंत होता है। तो इसी सारे के इर्द गिर्द हम लोगों को दोनों जूलॉजी और बॉटनी में दोनों में अध्ययन करना होता है। तो आई होप आप सभी लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। इसी तरह की बायोलॉजी संबंधित क्लास पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।